अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का असेसमेंट फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे फॉर एनुअल एग्ज़ाम 2026 एंड ऑनवर्ड्स फेडरल बोर्ड। एज़ यू नो कि क्लास 10 का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो SLO बेस्ड होगा, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। सो उसके लिए आप NBF की बुक फॉलो करें या कैन टैब की, आपने इन SLOs के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों बुक्स में जो भी क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज दी जाती हैं वो इन्हीं SLOs की प्रैक्टिस के लिए दी जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि आप 9th क्लास का पेपर भी अटैम्प्ट कर चुके हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि क्वेश्चंस जो है वो बुक में से कॉपी पेस्ट नहीं किए जाते, बल्कि क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर दी जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इन SLOs को समझें कि हर SLO में किस टॉपिक की बात हो रही है और आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें, और फिर उससे रिलेटेड हर SLO से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस के लिए आप NBF या कैन टैब की बुक फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दोनों बुक्स में से रेलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चंद चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। नंबर 1 कि कौन से SLOs समेटिव हैं और कौन से SLOs फॉर्मेटिव हैं। इसके अलावा इन SLOs को कितनी डोमेन्स में डिवाइड किया गया है और हर डोमेन की वेटेज कितनी है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि NBF की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, हर एक्सरसाइज कौन से SLOs को कवर कर रही है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज ज़्यादा SLOs को कवर कर रही है दैट मीन्स कि वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये SLOs के साथ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, साथ साथ हम NBF का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कैन टैब की बुक फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हर SLO से रिलेटेड कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है, और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये डिस्कस करना है कि ऐसे कौन से SLOs हैं जिनकी प्रैक्टिस के लिए NBF की बुक में कंटेंट कम है, मतलब कि जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कम है, तो उसके लिए आप कैन टैब की बुक में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा NBF की बुक में चंद टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि किसी भी SLO का हिस्सा नहीं है, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। वो कुछ ही टॉपिक्स हैं लेकिन वो भी साथ में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने मॉडल पेपर भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं समेटिव और फॉर्मेटिव जो SLOs हैं उनकी। समेटिव SLOs यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव SLOs बहुत कम हैं। तो समेटिव SLOs कौन से हैं जिनमें से क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और फॉर्मेटिव SLOs कौन से हैं जिनमें से क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन उनको आपने समझना ज़रूर है। तो अगर यहाँ पे हम असेसमेंट फ्रेमवर्क की बात करें जो 10th क्लास का है, इसमें बहुत कम फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, ठीक है, और उनमें भी कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपने ऑब्वियसली समझने ही होते हैं। अब अगर डोमेन्स की बात करें तो यहाँ पे इन SLOs को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, डोमेन A, B, C। डोमेन A नंबर्स एंड अलजेब्रा, इसमें कौन से टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ बेसिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्लॉटिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स एंड कर्व स्केचिंग। तो ये बेसिकली NBF के जो पहले 6 चैप्टर्स हैं वो डोमेन A का हिस्सा है, ठीक है, पहले 6 चैप्टर्स जो NBF की बुक में है। उसके अलावा जो सेकंड डोमेन है, डोमेन B, ज्योमेट्री, उसमें टॉपिक्स हैं शामिल हैं वेक्टर्स इन प्लेन, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। दैट मीन्स कि NBF बुक में जो चैप्टर नंबर 7 है, 8, 9, 10, 11, ये डोमेन B का हिस्सा है। और डोमेन C इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में जो NBF बुक है उसका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो शामिल है। तो ये तीनों डोमेन्स की वेटेज हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मॉडल पेपर की बात करें तो पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से 9th क्लास का मैथ्स का पेपर था, ठीक है, 15 MCQs होंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होगी, और सेक्शन C में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस की 2 क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होगी। ये क्वेश्चन जो हैं जो मॉडल पेपर में है ये किन SLOs में से लिए गए हैं ये भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके अलावा एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, ठीक है।
सो जो डोमेन्स मैंने आपको बताई थी उनकी वेटेज जहाँ पे बताई गई है इस मॉडल पेपर के लिए, ठीक है। डोमेन ए जिसमें एनबीएफ बुक के पहले 6 चैप्टर्स शामिल हैं उसकी वेटेज 56% है। इन 6 चैप्टर्स में से 8 एमसीक्यूज़, 11 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किए गए हैं इस मॉडल पेपर में। इसके अलावा डोमेन बी जिसमें चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एनबीएफ की बुक का शामिल है उसकी वेटेज 33% है, जिसमें से 5 एमसीक्यूज़, 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किए गए हैं इस मॉडल पेपर में। और डोमेन सी की वेटेज 11% है, जिसमें चैप्टर नंबर 12 शामिल है एनबीएफ की बुक का, उसमें से 2 एमसीक्यूज़, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक नोट प्रोवाइड कर दिया गया है कि दिस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डज़ नॉट रिफ्लेक्ट पॉलिसी बट इट इज़ पर्टिकुलर टू दिस मॉडल क्वेश्चन पेपर, कि ये जो वेटेज वगैरह हमें यहाँ पे बताई गई है ये इसी मॉडल पेपर के लिए है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से फ़ाइनल पेपर भी डिज़ाइन नहीं किया जाएगा। और अगर हम 9th क्लास का जो मॉडल पेपर है और फाइनल पेपर जो आप अटैम्प्ट कर चुके हैं उसको भी कंपेयर करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो ऐसे ही थे जिस तरह से मॉडल पेपर है, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं एसएलओज़ में से लिए गए थे जिन एसएलओज़ में से मॉडल पेपर में क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। लेकिन अगर सेकंड एनुअल पेपर की बात करें जो कि मैथ्स का सेकंड एनुअल पेपर था, उसमें से हिस्टोग्राम का शायद एक क्वेश्चन था जो कि फॉर्मेटिव एसएलओ में से लिया गया था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि 60 to 70% जो क्वेश्चंस फाइनल पेपर में होंगे वो इन्हीं एसएलओज़ में से होंगे जिन एसएलओज़ में से मॉडल पेपर जो है वो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और अगर वेटेज की बात करें तो हो सकता है कि डोमेन ए की वेटेज अगर यहाँ पे 56% है तो फाइनल पेपर में 50% हो या 45% हो। जिस तरह अगर यहाँ पे 8 एमसीक्यूज़ हैं, 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है कि फ़ाइनल पेपर में 6-7 एमसीक्यूज़ हों या 9-10 एमसीक्यूज़ हों। और शॉर्ट क्वेश्चंस अगर यहाँ पे 11 हैं तो हो सकता है कि फ़ाइनल पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं डोमेन ए में से वो 7 या 8 हों। इसी तरह से डोमेन बी में अगर 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो हो सकता है कि 7 या 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हों, ठीक है। और डोमेन सी में तो यहाँ पे 1 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हो सकता है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएं। तो ये थोड़ा बहुत जो चेंज है वो हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करें। उसका सॉल्यूशन भी मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और उन एसएलओज़ की ज़्यादा तैयारी कर लें आप जिन एसएलओज़ में से मॉडल पेपर डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि चलें 60-70% नहीं तो 50 या 60% तो हम कह सकते हैं कि उन्हीं एसएलओज़ में से पेपर डिज़ाइन किया जाएगा जो कि जिन एसएलओज़ में से ये मॉडल पेपर डिज़ाइन किया गया है इंशाल्लाह। ओके, तो ये एसएलओज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल पेपर किन एसएलओज़ में से डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि एसएलओज़ ऑफ बोथ द अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मस्ट बी डिफरेंट, कि यहाँ पे आपके पास जो चॉइस होती है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे चॉइस है, तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं जिनमें चॉइस है ये एक ही एसएलओ में से नहीं लिए जाएंगे, दोनों डिफरेंट एसएलओज़ में से लिए जाएंगे। अब हम एसएलओज़ को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में और देख लेते हैं कि कौन से एसएलओज़ किन एक्सरसाइजेज में से लिए गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस फाइनल पेपर में आ सकते हैं। इन ए है नंबर्स एंड अलजेब्रा और इसमें पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि एनबीएफ बुक का चैप्टर नंबर 1 है। और इसका पहला एसएलओ है आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट ले सकें। और ये टॉपिक जो है ये समेटिव है और ये एक्सरसाइज 1.1 में कवर हो रहा है। इसके अलावा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या मॉड्यूलस जिसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये एक्सरसाइज 1.2 में टॉपिक कवर होगा। सेकेंड एसएलओ है अप्लाई अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आप बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकें, जिस तरह से उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। और ये टॉपिक भी एक्सरसाइज 1.1 में कवर है। इसके अलावा अप्लाई अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़, तो इससे रिलेटेड एज सच कोई क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है जिस तरह से कम्यूटेटिव लॉ है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन लॉ है। तो जिस तरह से आप रियल नंबर्स पे ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते थे और प्रूव करते थे कि लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, इसी तरह से आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके ख़ुद भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ कैन टैप की बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं। थर्ड एसएलओ है डेमोन्स्ट्रेट एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
ये फॉर्मेटिव एसएलओ है, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कौन सी हैं। अब अगर मॉडल पेपर की बात करें तो यहाँ पे एक एमसीक्यू है जो कि इस एसएलओ A02 से रिलेटेड है कि ये आपने बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ठीक है। एम की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है 4 नंबर का, इसी एसएलओ से रिलेटेड। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करना है। अगर मज़ीद इसकी बात करें कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना, या जिस तरह से ये आयोटा की पावर्स दी गई हैं इनको सिंप्लीफाई करने का कहा जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये समेटिव है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे एसएलओस कवर हो रहे हैं, ठीक है। पहला एसएलओ है फाइंड एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समेटिव एसएलओ है। एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपने मालूम करना है। और ये जो एडिटिव इन्वर्स है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सो ये एमसीक्यू में आ सकता है। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये आपने अप्लाई करनी है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे देखें तो ये कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, और ये समेटिव एसएलओ है। इसके अलावा फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टाइप। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर कोई भी हो सकती है, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू इंटीजर्स। या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, इसकी कोई भी पावर होगी n, और n की वैल्यू हो सकती है 1 -1 2 या -2, और इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने सेपरेट करना है। इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस मौजूद हैं, और इसी तरह का ये एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी शामिल किया गया है, ठीक है, कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। नेक्स्ट एसएलओ है अप्लाई द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज 1.2 में ये टॉपिक कवर हो रहा है। अप्लाई द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये फॉर्मेटिव एसएलओ है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए फाइनल पेपर में। इसके अलावा अप्लाई द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ये टॉपिक भी एक्सरसाइज 1.2 में कवर हो रहा है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफिकली ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 ओवरऑल जो है ये समेटिव है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस आपने फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये भी एक्सरसाइज 1.2 में टॉपिक कवर हो रहा है। तो ये जो सिंपल क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो रियल इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है या फिर इनको ग्राफिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.3 है ये भी समेटिव दोनों एसएलओस हैं, ठीक है, और ये काफ़ी डिटेल में एक एसएलओ दिया गया है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड इक्वेशंस आर यूज्ड often used to make predictions and test hypotheses in size। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए एंड बी, कि कोई भी आपको एक मॉडल दिया जाए, जिस तरह से ये इक्वेशन दी गई है, इसमें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मालूम है और थर्ड वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मतलब कि आपने रिजल्ट प्रिडिक्ट करना है। और टेस्ट करने का ये मतलब है कि हो सकता है कि एक वेरिएबल के लिए आपको दो डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाए और फिर रिजल्ट जो होगा उनको कंपेयर करने का कहा जाए। तो ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस के लिए कैन टैब की जो बुक है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक ही चैप्टर मैंने चेक किया है कैन टैब की बुक का, ठीक है, तो वहाँ पे ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी मौजूद हैं। नेक्स्ट है सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। तो ये भी समेटिव एसएलओ है। इससे रिलेटेड 11 और 12 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन 8 नंबर का, दैट मीन्स कि लॉन्ग क्वेश्चन मॉडल पेपर में शामिल किया गया है कि आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं। और इसको मैंने आपको 3 मेथड से सॉल्व करना सिखाया है मॉडल पेपर में, क्रैमर रूल से भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, और इसके अलावा एलिमिनेशन मेथड से भी। सो ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये जो 10 क्वेश्चंस हैं पहले, इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि इनको आपने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको आपने फैक्टराइज वगैरह करना है, ठीक है, यहाँ पे, और ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।
अब नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनके SLO सीक्वेंस में नहीं हैं और रिलेट भी करते हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2 का पहला SLO है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड ग्राफ्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने इन चारों मेथड से सॉल्व करना है और ये समेटिव SLO है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेम इसी तरह का ये दूसरा SLO भी मौजूद है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बता दिया गया है कि Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है, इसका मतलब है कि रूट्स जो हैं वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ये SLOs जो हैं ये एक्सरसाइज 2.1 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके अलावा ग्राफिकल मेथड से भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था और बहुत डिटेल में इस पे लेक्चर जो है वो मौजूद है, जो कि आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। अब इसके लिए 2.1 में भी हमने ये ग्राफिकल मेथड सीखा है और एक्सरसाइज 6.3 तो में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और ये ग्राफ्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तीनों जो समेटिव SLOs हैं ये एक्सरसाइज 2.1 को कवर कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 ओवरऑल जो है ये समेटिव है। इसमें ये एक जो क्वेश्चन था जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स को, तो ये डेफिनेशंस वगैरह तो आपके पेपर में इंक्लूड नहीं की जाती। इसके अलावा ये जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का नेक्स्ट SLO है जो कि समेटिव है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। अब ये फॉर्मेटिव SLO है, लेकिन ये चीज़ अब बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आपको इसका मालूम होना चाहिए कि आपने फार्मूला का सब्जेक्ट चेंज करना है। जिस तरह अगर टेम्परेचर का फार्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए F इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32। तो अब F क्या है, इसका सब्जेक्ट है। F इक्वल के एक साइड पे है तो ये इसका सब्जेक्ट है। तो आपने सब्जेक्ट अगर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल C को सब्जेक्ट बनाना है, तो C को आप क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, बाकी सारी टर्म्स दूसरे साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशंस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.2 की, तो ये जो एक्सरसाइज 2.2 है इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये एक जो टॉपिक है ना ये समेटिव है। सॉल्व फ्रैक्शनल इक्वेशंस दैट कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 2.2 में हमने ऑलमोस्ट 5 केसेस पढ़े थे जो ऐसी इक्वेशंस थी जिनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक केस का जिक्र है, फ्रैक्शनल इक्वेशंस, ठीक है, जो कि यहाँ पे आई थिंक केस नंबर 2 है, ठीक है। ये जो आपके पास देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है, तो इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है और फिर सॉल्व करना है। और इसी से रिलेटेड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन भी मौजूद है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। और ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो फ्रैक्शनल इक्वेशंस हैं जो केस नंबर 2 से रिलेट करती हैं, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें। बाकी जो केसेस हैं वो किसी भी SLO का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.3 की, तो यहाँ पे 2 समेटिव SLOs हैं। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर बतानी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.3 में इनसे रिलेटेड दोनों SLO से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं या MCQ वगैरह, यहाँ पे एक MCQ भी मौजूद है, डिस्क्रिमिनेंट आपने इसका बताना है। इसके अलावा ऐसा भी MCQ आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाए और उसके रूट्स की आपने नेचर बतानी हो थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 2.3 है ये भी ओवरऑल समेटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.4 की, तो वो भी समेटिव है। 2 SLOs हैं इसमें। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं और जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके दरमियान आपने रिलेशन बताना है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस मौजूद हैं। एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन रूट्स आर गिवन। जब रूट्स गिवन होंगे तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है। तो ये दोनों SLOs एक्सरसाइज 2.4 को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक MCQ मौजूद है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज़।
तो ये इसी से रिलेटेड है, A14 जो SLO है इससे रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज 2.4 में से भी इसी टाइप के MCQs आ सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.5 की, तो यहाँ पे है एक SLO है जो इस पूरी एक्सरसाइज को कवर कर रहा है। सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सिमल्टेनियसली। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना था। अब इससे रिलेटेड मॉडल पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.6 की, तो ये भी समेटिव है। सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वर्ड प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। और दूसरा SLO है सॉल्व रियल वर्ल्ड सिचुएशंस बाय फार्मुलेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, अगेन आपने सॉल्व करनी है और इक्वेशंस आपने खुद फार्मुलेट करनी होंगी, तो ऑब्वियसली वो यही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये समेटिव है और इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन भी पेपर में इंक्लूड किया गया है, 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.6 जो है ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आई थिंक इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 का पहला SLO है सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ इन वन अननोन, और ये दोनों समेटिव SLOs हैं। तो आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है इन वन अननोन जिसमें एक ही वेरिएबल हो। तो एक्सरसाइज 4.1 की अगर बात करें तो इसमें पहले जो 10 सवाल हैं इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ को आपने सॉल्व करना है और सॉल्यूशन जो है वो ग्राफ करना है। तो ये किसी भी SLO का हिस्सा नहीं है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं या आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह इनका देख लें, ताकि आगे जो आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ये जो SLO है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करें इन वन अननोन, ये एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इससे ऑनवर्ड ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट SLO है अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सरसाइज 2.6 में है, और वो मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे रिलेटेड एक ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में मौजूद है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सरसाइज 4.1 में ये 2-3 जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट SLO है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे जो है वो पेपर में इंक्लूड किया जा सकता है, जिस तरह से मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.2 की, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी SLO का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो आपने ग्राफ करना है इनइक्वालिटी को जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक एक एक इनइक्वालिटी को ग्राफ करना है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो 4.4 एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज 4.4 में आपने 2 इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ करना है जिसमें 2 वेरिएबल्स हों। यहाँ पे एक इनइक्वालिटी को ग्राफ करना है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और फिर एक्सरसाइज 4.4 को आप अच्छे से समझ लें, उस पर डिटेल लेक्चर जो है वो अवेलेबल है और वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है। तो अगर 4.2 को आप स्किप करते हैं दैट्स फाइन, फिर 4.4 को आप अच्छे से समझ लें क्योंकि वो समेटिव एक्सरसाइज है। अगर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.3 की बात करें तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक समेटिव SLO है सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन एज अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑन अ नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व करना है जिसमें एक वेरिएबल हो, और फिर सॉल्यूशन को आपने ग्राफ भी करना है। तो ये एक्सरसाइज 4.3 में ये आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैं, ये इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ये एक MCQ भी दिया गया है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.4 की, तो मैंने आपको बताया है कि समेटिव एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे देखें सॉल्व 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ विद 2 अननोन सिमल्टेनियसली। 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ को आपने सॉल्व करना है और उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और उसको आपने इंटरप्रेट भी करना है और आइडेंटिफाई रीजन्स इन प्लेन बाउंडेड बाय 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 अननोन। इसको आप एक ही SLO जो है वो कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि आपने 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ को
सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है, उसको ग्राफ करना है और जो उसका सॉल्यूशन होगा दैट मीन्स कि आपने रीजन बताना है जो उन दोनों का सॉल्यूशन हो। तो एक्सरसाइज 4.4 में ये पहले दो क्वेश्चंस तो आप स्किप कर सकते हैं। यस, ये जो आगे क्वेश्चंस हैं, ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो अब देखिए यहाँ पे दो दो इनइक्वालिटीज़ हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं जिसमें दो दो वेरिएबल्स हैं और इनको आपने ग्राफ करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब इसमें देखें तो शेड द सॉल्यूशन रीजन बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो टू लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बजाय यहाँ पे पेयर का वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। बेसिकली आपने इन दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ करना है, लेकिन कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब देखिए यहाँ पे है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसमें आपने देखना है कि x भी ग्रेटर हो 0 से और y भी ग्रेटर हो 0 से। जहाँ पे x और y लेस होगा 0 से उस रीजन को आपने इग्नोर कर देना है। तो ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मौजूद हैं, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस तो ऑलमोस्ट सभी इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें समेटिव एसएलओज हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो जितने समेटिव एसएलओज हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। लेकिन क्योंकि पेपर में चॉइस भी होती है तो अगर कोई एक्सरसाइज आप स्किप भी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो एक्सरसाइज स्किप करें जिसमें कम एसएलओज कवर हो रहे हैं, ठीक है, या जिसकी वेटेज कम है। इसीलिए मैं डिटेल में तमाम एसएलओज जो हैं वो एक्सरसाइज वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर एक्सरसाइज 6.1 की बात करें तो पहला एसएलओ है रिकॉग्नाइज नोटेशन एंड डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से वैल्यू वगैरह फाइंड करते हैं यह आपको मालूम होना चाहिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लें क्योंकि ये फॉर्मेटिव एसएलओ है, इसमें से क्वेश्चन फाइनल पेपर में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट समेटिव एसएलओ है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ज़रिए आपने फंक्शन की टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है और ये एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन मौजूद है। तो उसके लिए ये स्टार्ट के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से समझ लें, फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी टाइप्स हैं, किस तरह से आपने उनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक दफ़ा ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो वेन डायग्राम में भी आप इजीली फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये एक ही एसएलओ है जो कि एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो ये भी ओवरऑल समेटिव है, इसमें 3 एसएलओज हैं। एक्सप्लेन ऑपरेशंस ऑन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये तमाम चीज़ें इस एक्सरसाइज में कवर हो रही हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये भी इसी एक्सरसाइज में है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन वो भी इसी एक्सरसाइज में है। फॉर्मुलेट कंपोजिट फंक्शंस एज डिफाइंड बाय। तो ये तीनों जो एसएलओज हैं ये एक्सरसाइज 6.2 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक ये जो एसएलओ है फॉर कंपोजिशन फंक्शन का, ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी दिया गया है और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अलावा क्या कहा जा सकता है कि एमसीक्यूज़ में फॉर एग्जांपल फंक्शंस को अगर ऐड करना है या इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन्वर्स फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करने का कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर प्रिपेयर करें क्योंकि इसमें बहुत सारे एसएलओज जो है वो कवर हो रहे हैं और इसमें इस एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहला एसएलओ है अप्लाई कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम फंक्शंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और यही एसएलओ A34 भी है, ठीक है, कि फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करना है सच एज फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 1 या 2 ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैनटैप की बुक में से आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस कर लें या फिर एग्जाम्पल्स वगैरह में, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लॉट ग्राफ्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो फंक्शंस के जितने भी ग्राफ्स हैं वो इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं और एग्जाम्पल्स की भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके अलावा अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे आपने अप्लाई करना है। तो इससे रिलेटेड भी आई गेस यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। पेज नंबर 125 पे एक एग्जाम्पल गिवन है और मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 में एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसके अलावा इस फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सरसाइज 6.3 में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर ये SLO जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड मॉडल पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया गया है। सॉल्व अ सिस्टम ऑफ वन लीनियर एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली एंड इंटरप्रेट द सॉल्यूशन। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है और फिर उसका सॉल्यूशन बताना है। सो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये इससे रिलेटेड है। और यहाँ पे मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आई गेस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो मैंने आपको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करवाया है और ग्राफिकली भी। सॉल्व आपने ग्राफिकली ही करना है। मॉडल पेपर में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है काफ़ी डिटेल से। सॉल्व आपने ग्राफिकली करना है, लेकिन एल्जेब्रिकली आप रफली इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो SLO है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें SLO की, तो वो है डिस्कवर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके ऑफ अ प्रैक्टिकल फिनोमेना थ्रू इट्स ग्राफ। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसका आपने ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना है, तो ये भी समेटिव SLO है। उसके अलावा डिटर्मिन द ग्रेडियंट्स ऑफ कर्व्स थ्रू टेंजेंट्स, तो ये फॉर्मेटिव SLO है। इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसको आप स्किप कर सकते हैं। फॉर्मेटिव SLO में से क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें SLO की, तो आइडेंटिफाई, स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शंस। आइडेंटिफाई, स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ्स ऑफ नॉन लीनियर फंक्शंस सच एज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये तमाम जो फंक्शंस हैं इनके ग्राफ्स जो आपने स्केच करने हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चंस मौजूद हैं और आप एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफ स्केच करने को कहा गया है, उसको इंटरप्रेट करने का नहीं कहा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे SLOs में बताया गया है कि इंटरप्रेट भी करें। तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि किस तरह से आपने ग्राफ को इंटरप्रेट करना है, तो उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। लास्ट SLO है अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्केचिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो अब यहाँ पे भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स 2-3 ही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है एग्जाम्पल्स में चेक कर लें या फिर कैन टैब की बुक में से इस रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की, ठीक है। ग्राफ ही स्केच करना है ऑब्वियसली, तो उसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं एक MCQ है जो कि A54 है। इसका आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इसी तरह से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करें, तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो इसकी पहली एक्सरसाइज है 3.1 जो कि फॉर्मेटिव है, ठीक है। अगर आप पहला SLO भी देखें, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कि आपने इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है जिसका ऑर्डर 2 हो, और ये फॉर्मेटिव SLO है। तो एक्सरसाइज 3.1 में भी इससे रिलेटेड आई गेस यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, और बाकी इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लें। नेक्स्ट अगर हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो ये समेटिव है। इसमें SLO जो है वो है सॉल्व सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। किस तरह से आपने मैट्रिसेस को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी एंड अ मैट्रिक्स, कि किस तरह से आपने एक स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब ये फॉर्मेटिव SLO है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि फॉर्मेटिव SLO में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब देखें कोई समेटिव SLO हो जिस तरह से आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई या ऐड करना है, तो उसी में हो सकता है कि स्केलर क्वांटिटी को भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, जो कि फॉर्मेटिव SLO है, लेकिन उसका समेटिव SLO में भी यूज़ हो सकता है। सो एक्सरसाइज 3.2 भी ओवरऑल समेटिव है, और इसमें अगर आप देखें तो एक MCQ इस SLO से रिलेटेड है जिसमें आपने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपको ये भी प्रॉपर्टीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि एक मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह से हो सकता है कि आपके पास MCQ आ जाए जिसमें आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8 भी देख सकते हैं, ठीक है, कि आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, या एक साइड पे 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और इक्वल के दूसरे साइड पे एक
थर्ड मैट्रिक्स है और आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो या मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो या ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो इस टाइप के MCQs जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.3 की, तो इसमें 2 समेटिव SLO है और एक फॉर्मेटिव है। एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है, उसका आपने डिटर्मिनेंट और इन्वर्स फाइंड करना है। और सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। 2 लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है इन दोनों मेथड से। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ मैथमेटिक्स प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू साइंटिफिक थ्योरीज एंड टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। तो ये फॉर्मेटिव SLO है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें, मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन इस SLO से रिलेटेड A25 से रिलेटेड इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपने इन्वर्स भी फाइंड करना है और 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी करना है और ये भी प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है। सो हो सकता है कि इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल, ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखें ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं कि डिटर्मिनेंट भी फाइंड करें, इन्वर्स भी फाइंड करें, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी करें और यहाँ पे ये आपने प्रूव भी करना है कि ये आइडेंटिटी की इक्वल है। तो इसके अलावा ये क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन फाइनल पेपर में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4, तो यहाँ पे भी एक ये फॉर्मेटिव SLO है, वही A27, ठीक है। और नेक्स्ट है समेटिव SLO, अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये समेटिव SLO है। ये पूरी एक्सरसाइज भी आपने प्रिपेयर करनी है। चैप्टर नंबर 5 है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस और इसका पहला SLO जो कि फॉर्मेटिव है, डिस्क्राइब रैशनल एक्सप्रेशंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इसके अलावा ये 3 समेटिव SLOs हैं जो कि एक्सरसाइजेस 5.1 और 5.2 को कवर कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइज एंड सिंप्लीफाई रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस को किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है, उनको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 दोनों में क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो डेमोन्स्ट्रेट मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन रैशनल एक्सप्रेशंस, कि आपने इनको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। इसके अलावा मैनिपुलेशन है, दैट मीन्स कि फैक्टराइज करना, एक्सपेंड करना, अगर उनमें कोई कॉमन टर्म है तो वो कॉमन लेनी है आपने, और किस तरह से आपने इन सिंपल वर्ड्स उनको सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 ये दोनों एक्सरसाइजेज समेटिव हैं और यहाँ पे ये जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं रैशनल एक्सप्रेशंस पे, यहाँ पे ये बता दिया गया है कि लिमिटेड टू न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दैट आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होंगी, ठीक है, वो मोनोमियल्स होंगी, लाइक सिंगल टर्म होगी, या फिर 2 टर्म्स हो सकती हैं, या फिर 3 टर्म्स हो सकती हैं। जिस तरह से यहाँ पे 5x + 5 2 टर्म्स हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर देखें तो मॉडल पेपर में एक MCQ शामिल किया गया है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शामिल किया गया है 4 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली इस एक्सरसाइज से रिलेट कर रहा है, ओके। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल इक्वेशंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जो रैशनल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है वो आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कैन टाइप की बुक में से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी इंक्लूड किया गया है इसी SLO से, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में से पॉसिबल है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो या तो MCQs इंक्लूड किए जा सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस। डोमेन बी ज्योमेट्री, और इसमें पहला टॉपिक है वेक्टर्स इन प्लेन। NBF बुक का चैप्टर नंबर 7 है और इसमें पहले 2 जो SLOs हैं ये फॉर्मेटिव हैं। इंट्रोड्यूस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन एंड रिप्रेजेंट वेक्टर्स एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये दोनों फॉर्मेटिव हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये जितने भी SLOs हैं ये समेटिव हैं, ठीक है, और ये एक्सरसाइज 7.1 को कवर कर रहे हैं। सो पहला SLO है एक्सप्रेस अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ 2 नॉन ज़ीरो एंड नॉन पैरेलल कोप्लेनर वेक्टर्स, कि अगर 2 वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं और नॉन पैरेलल हैं
और वो एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर का क्या मतलब है, एक ही प्लेन में है, देन एनी अदर वेक्टर इन दैट प्लेन कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू वेक्टर्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो किस तरह से आपने वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह करना है प्लेन में, तो या फिर अलजेब्रिकली भी आप बात कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चंस मौजूद हैं। इसी तरह से एक्सप्रेस अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, एक्सप्रेस ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स। अब यहाँ पे अलजेब्रिकली आपने वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.1 में ये मौजूद हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ये फॉर्मेटिव एसएलओ है कि किस तरह से आपने वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये समेटिव एसएलओ में भी यूज़ होगा। और अप्लाई कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ वेक्टर्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है 7.1, इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस ये इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, इस एसएलओ से रिलेटेड हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आई थिंक 1 या 2-3 क्वेश्चन शायद इस एसएलओ से रिलेटेड है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एसएलओ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 8 नंबर का सवाल जो है ये इस एसएलओ से रिलेटेड मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक एमसीक्यू है जो कि एक्सरसाइज 7.1 के इन एसएलओ से रिलेटेड है, और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। ठीक है, ट्रांसलेट पॉइंट ए टू अ न्यू पॉइंट सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक 4 नंबर का सवाल है जो कि एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड है। तो ओवरऑल ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर 7.2 की बात करें तो इसमें एक ही एसएलओ है, सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जो है वो आपने सॉल्व करनी है जिसमें वेक्टर्स हों, तो उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज 7.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस एसएलओ से रिलेटेड है, जिसमें आपने क्या करना है, फाइंड वेक्टर ए बी एंड ए सी एंड डिटर्मिन इफ़ ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो देखिए ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है। सो ये यूनिट आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एमसीक्यू भी मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। नंबर 8 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसका पहला एसएलओ है एक्सटेंड साइन एंड कोसाइन फंक्शन टू एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये समेटिव एसएलओ है और इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मौजूद है। सो एक्सरसाइज 8.1 जो है ये समेटिव है। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज 8.2 की बात करें तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे समेटिव एसएलओ मौजूद नहीं है। तो इसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऑब्लिक ट्राइंगल भी आ जाती है, ठीक है, और उसमें कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऐसी होती है जिस तरह से यहाँ पे मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन मौजूद है, फिर उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल पे आप लॉ ऑफ साइन और कोसाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 जो है ये किसी भी एसएलओ से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम एक्सरसाइज 8.3 की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए गए हैं, बुक की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर एसएलओस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन का जिक्र है। ठीक है, समेटिव एसएलओस में, जबकि एक्सरसाइज 8.3 में आपने हाफ एंगल फार्मूला भी स्टडी किए हैं एंड लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी आपने स्टडी किए हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट और हाफ एंगल फार्मूला, क्योंकि ये किसी भी एसएलओ का हिस्सा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया गया है लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करते हुए आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 में लॉ ऑफ साइन और कोसाइन मौजूद हैं, बाकी ये जो लॉ ऑफ टेंजेंट एंड हाफ एंगल फार्मूला है इनको आप स्किप कर दें। इसके अलावा एक्सरसाइज 8.4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग द एरिया फार्मूला फॉर एनी ट्राइंगल। तो एक्सरसाइज 8.4 इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, कि ट्राइंगल का आपने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है और इसके लिए फार्मूला वगैरह जो दिए गए हैं उससे रिलेटेड ये तमाम प्रॉब्लम्स इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 जो है ये समेटिव है। इसी तरह से अगर एक्सरसाइज 8.5 की बात करें तो यहाँ पे इन सर्कल और इससे रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस हैं और ये किसी भी एसएलओ का हिस्सा नहीं है। तो एक्सरसाइज 8.5 जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिव आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज है, ये किसी भी समेटिव एसएलओ का पार्ट नहीं है। एक्सरसाइज 8.6 की अगर बात करें तो ये समेटिव है।
सॉल्व सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं और उनको आपने सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 8.6 में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये SLO है, अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं एक्सरसाइजेज में आप देख सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस कोई ना कोई ऐसे हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कैन टैब की बुक में से भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की इनसे लाइक मैच कर लें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1, 8.3, लेकिन उसमें भी लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन, एक्सरसाइज 8.4 और एक्सरसाइज 8.6 ये एक्सरसाइजेज जो है ये समेटिव हैं। एक्सरसाइज 8.2 इसके अलावा लॉ ऑफ टेंजेंट और हाफ एंगल फार्मूला और एक्सरसाइज 8.5 इनको आप स्किप कर दें। पेपर की बात करें तो ये जो B12 SLO है इससे रिलेटेड एक MCQ जो है वो शामिल किया गया है और B13 SLO से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शामिल किया गया है। सो इसी तरह से और भी MCQs जो है इन SLO से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जिस तरह लॉ ऑफ साइन या कोसाइन यूज़ करते हुए यहाँ पे एंगल फाइंड करने का कहा गया है तो साइड फाइंड करने का कहा जा सकता है, या फिर ट्राइंगल का जो है एरिया वो मालूम करने का कहा जा सकता है। और इसके अलावा इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ये चैप्टर है NBF बुक का चैप्टर नंबर 9 और इसके अलावा चैप्टर नंबर 10। इन दोनों चैप्टर्स में थ्योरम्स हैं, लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि थ्योरम्स को आपने प्रूफ नहीं करना जिस तरह से पुराने सिलेबस में थ्योरम्स को प्रूफ करना होता था। अब आपने इन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर SLO के साथ ये मेंशन कर दिया गया है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल की प्रॉपर्टी है या जिसको आप थ्योरम कह सकते हैं, इसको यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इन थ्योरम्स को अच्छे से समझ लें और इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किया जाता है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि एक सर्कल का रेडियस आपको बता दिया गया है और एक कॉर्ड की लेंथ भी आपको बता दी गई है और आपसे कहा जाता है कि सर्कल के सेंटर से लेके उस कॉर्ड तक का डिस्टेंस फाइंड करें, तो आपके माइंड में ये थ्योरम आ जाना चाहिए कि सर्कल के सेंटर से अगर एक कॉर्ड पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस पर परपेंडिकुलर भी होगी और कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगी, ठीक है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि तमाम थ्योरम्स को एक पेपर पे नोट डाउन करें, ठीक है। कुछ थ्योरम्स को एक दूसरे का कन्वर्स होंगे तो उनको याद रखना ईजी हो जाएगा और हर थ्योरम से रिलेटेड आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो थ्योरम्स आपके माइंड में भी रहेंगे और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी ईजी हो जाएगा। अब अगर एक्सरसाइज 9.1 की बात करें तो इससे रिलेटेड 3 समेटिव SLOs हैं और ये जो तीनों थ्योरम्स हैं ये चैप्टर नंबर 9 के पहले 3 थ्योरम्स हैं, 9.1, 9.2 एंड 9.3। सो पहला SLO है सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Second है solve problems by using the property of circle. A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to chord. और third है perpendicular from the center of a circle on a chord bisected. अब ये दोनों जो थ्योरम्स हैं ये कन्वर्स थ्योरम्स हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना ईजी हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्स थ्योरम का क्या मतलब है कि अगर एक थ्योरम में एक चीज़ गिवन है और दूसरी चीज़ आपने प्रूफ करनी है तो दूसरे थ्योरम में क्या होगा कि जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो गिवन होगी और जो चीज़ पहले थ्योरम में गिवन थी वो अब आपने प्रूफ करना होगी। जिस तरह से यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कि अगर सेंटर से सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ हमें मालूम है कि वो उसको कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी तो वो उस पर परपेंडिकुलर है। सेकंड में अगर देखें तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अब ये बता दिया गया है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये थ्योरम्स मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हैं और एक्सरसाइजेस भी हमने सॉल्व की हैं तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अब ये तीनों जो थ्योरम्स हैं इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये जो SLO है B17 इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा MCQs भी शामिल किए जा सकते हैं इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है।
तो थ्योरम्स आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज 9.2 की बात करें तो इससे रिलेटेड दो समेटिव एसएलओज हैं और ये दोनों जो थ्योरम्स हैं ये थ्योरम 9.4 है और 9.5 है चैप्टर नंबर 9 का। Solve problems by using the property of circle. If two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the center. और second है two chords of a circle which are equidistant from the center are congruent. ये भी कन्वर्स थ्योरम्स हैं और इनको सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 9.2 में इनसे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 जो है उससे रिलेटेड 4 थ्योरम्स दिए गए हैं, ठीक है, और चारों समेटिव एसएलओज हैं। तो ये जो थ्योरम्स हैं थ्योरम 9.6, 9.7, 9.8 और 9.9 ये चारों थ्योरम्स ये चारों समेटिव एसएलओज हैं, ठीक है। तो पहला एसएलओ है सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। सेकेंड है इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। और फोर्थ है इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इनमें भी कन्वर्स थ्योरम्स हैं। इन चारों समेटिव एसएलओ से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक चीज़ ये है कि आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा आपने फोकस रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये एक क्वेश्चन नंबर 2 है जिस तरह से, तो इसमें आपने ये प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी फ़ाइनल एग्ज़ाम में इंक्लूड ना किए जाएं, लेकिन इनका भी आपने एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करना है, क्योंकि अब जिस तरह ये प्रॉब्लम है तो इसको भी आपने इन समेटिव एसएलओज को यूज़ करते हुए ही, इन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आई विल सजेस्ट कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे फोकस रखें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 है जिससे रिलेटेड एक समेटिव एसएलओ है अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो 9.4 में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे रिलेटेड एक जो एमसीक्यू है वो मॉडल पेपर में शामिल किया गया है टेंजेंट एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल, चैप्टर नंबर 10 है एनबीएफ बुक का और इसमें भी 4 एसएलओज हैं जो कि एक्सरसाइज 10.1 को कवर कर रहे हैं। सो पहला एसएलओ है सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। अगेन इसमें थ्योरम्स हैं और थ्योरम्स को यूज़ करते हुए आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो पहला थ्योरम है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। इसी तरह नेक्स्ट है द टेंजेंट टू अ सर्कल and the radial segment joining the point of contact and the center are perpendicular to each other. The two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length. और fourth है if two circles touch externally or internally the distance between their centers is respectively equal to the sum or difference of their radii. तो ये जो पहले 3 एसएलओज हैं ये पहले 3 थ्योरम्स हैं 10.1, 10.2 और 10.3। इसके अलावा ये जो फोर्थ एसएलओ है इसमें ये 2 थ्योरम्स 10.4 और 10.5 जो है वो कवर हो रहे हैं, ठीक है। और इन चारों थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक थ्योरम है 10.6 अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो कि किसी भी एसएलओ का हिस्सा नहीं है और इस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें पार्ट 7 और पार्ट 8 शामिल किया गया है जिनको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो किसी भी एसएलओ का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे अगर मॉडल पेपर की बात करें तो B26 एसएलओ और B28 एसएलओ इनसे रिलेटेड जो है 2 एमसीक्यू शामिल किए गए हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि थ्योरम की स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपने याद रखनी है और उनको समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बेसिकली इसी थ्योरम को ही एमसीक्यू में शामिल किया गया है कि इफ़ अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P, व्हाट इज़ द एंगल फॉर्म बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड द रेडियस ड्रॉन टू पॉइंट P। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें बताई गई थी इस थ्योरम में कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट सर्कल है जो उस रेडियस सेगमेंट के साथ ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट लाइन जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट मीन्स कि वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो यही यहाँ पे एमसीक्यू भी शामिल किया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है लेकिन जब आप थ्योरम समझ लेंगे तो इनको सॉल्व करना और एमसीक्यू वगैरह भी सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 10.1 में इन चारों समेटिव एसएलओ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसके अलावा एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड यहाँ पे 5 समेटिव एसएलओस हैं, ठीक है। सो पहला एसएलओ है सॉल्व प्रॉब्लम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल द मेजर ऑफ अ central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc। ये थ्योरम 10.7 है। इसके अलावा any two angles in the same segment of a circle are equal, थ्योरम 10.8। The angles in a semicircle is a right angle in a segment greater than a semicircle is less than a right angle, और in a segment less than semicircle is greater than a right angle। तो इस एसएलओ में थ्योरम 10.9, 10.10 और 10.11 इन तीनों थ्योरम्स को मर्ज कर दिया गया है। और ये जो एसएलओ है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। तो ये थ्योरम है थ्योरम 10.12, ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। इसके अलावा जो नेक्स्ट एसएलओ है ये है अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल टू रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। सो एक्सरसाइज 10.2 में इन पांचों एसएलओ से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एसएलओ है B32 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो एसएलओ है उसी से रिलेटेड मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन शामिल किया गया है, और ये एक्सरसाइज 10.2 में भी इसी टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, ठीक है। तो ये भी समेटिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एसएलओ है, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं, तो इससे रिलेटेड जो है एक या दो क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कैन टैब की बुक में चेक कर सकते हैं कि इस एसएलओ से रिलेटेड इन थ्योरम से रिलेटेड बेसिकली इन थ्योरम से रिलेटेड जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स, जो कि एनपीएफ बुक का चैप्टर नंबर 11 है, और एक्सरसाइज 11.1 से रिलेटेड ये 3 समेटिव एसएलओस हैं। पहला एसएलओ है लोकेट द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इसके अलावा है कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर विदाउट फाइंडिंग द सेंटर व्हेन अ पार्ट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज गिवन। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं बुक में शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 जो कि इन तीनों एसएलओस को कवर कर रही है, इसमें इन्हीं 3 क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन शामिल हैं, ठीक है, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। सो एक्सरसाइज 11.1 भी समेटिव एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 11.2 की बात करें तो यहाँ पे 4 समेटिव एसएलओस हैं। पहला एसएलओ है ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ गिवन आर्क विदाउट यूजिंग द सेंटर थ्रू अ गिवन पॉइंट व्हेन P इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क एट द एंड ऑफ द आर्क आउटसाइड द आर्क। तो ये टॉपिक है ये। इसके अलावा नेक्स्ट है ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P व्हेन P लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस और आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो ये टॉपिक है इस बुक में शामिल है। और नेक्स्ट है ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल मीटिंग ईच अदर एट अ गिवन एंगल, और ये इम्पॉर्टेंट एसएलओ है, ठीक है। ये आपके पास ये टॉपिक है बुक में, ओके। तो इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चंस गिवन हैं वो पहले 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस गिवन हैं ये इन एसएलओस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इसी तरह से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, और इन्हीं से रिलेटेड ये 1-2 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इनको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये किसी भी एसएलओ का हिस्सा नहीं है। ये तीनों जो एसएलओस हैं 11.2 के पहले 6 क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड है, ओके। लास्ट एसएलओ है अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल टू रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को आपने रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 11.1 में भी जो समेटिव एसएलओस हैं और एक्सरसाइज 11.2 में भी इनसे रिलेटेड जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हम अगर एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 में चेक करें तो 1 या 2 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 11.1 में तो ठीक है उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अगर 11.2 की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 ये इन क्वेश्चन से रिलेटेड है 7, 8, 9, 10 से, जो कि किसी भी एसएलओ का हिस्सा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखें तो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो ये इन एसएलओ से रिलेटेड है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 भी। लेकिन 1 या 2 ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके अलावा आप कैन टैब की बुक में चेक कर सकते हैं इन एसएलओ से रिलेटेड जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और ओवरऑल देखा जाए तो एक्सरसाइज 11.2 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है इसमें से 2 क्वेश्चंस, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये मॉडल पेपर में इंक्लूड किया गया है। एक ये जो B38 SLO है इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है और B39 SLO जो है इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया गया है। सो इसको हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। डोमेन C है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और NPF बुक का जो चैप्टर नंबर 12 है बेसिक स्टैटिस्टिक्स वो इस डोमेन में शामिल है और हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मॉडल पेपर में भी इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो फाइनल पेपर में भी एटलीस्ट इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। SLOs की बात करें तो एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड 2 समेटिव SLOs हैं। पहला SLO है कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव, और इसी SLO से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। सेकेंड SLO है इंटरप्रेट द मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्रॉम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है जो ग्राफ होगा उसके ज़रिए आपने मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों SLO से रिलेटेड एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो सेकंड SLO है जिसमें आपने ग्राफ के ज़रिए मीडियन, क्वार्टाइल्स वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 12.1 में भी क्वेश्चन है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी। तो एक्सरसाइज 12.1 में जो इससे रिलेटेड इस SLO से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको क्वार्टाइल, डिसाइल वगैरह की वैल्यूज़ फार्मूला के ज़रिए भी सॉल्व करना सिखाई हैं और ग्राफ के ज़रिए भी। लेकिन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 में क्वेश्चन है इस SLO से रिलेटेड उसमें मैंने आपको थ्रू आउट ग्राफ के ज़रिए मीडियन और क्वार्टाइल्स, डिसाइल वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सिखाई हैं। उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में इस SLO में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 12.2 की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड 3 समेटिव SLOs हैं। पहला SLO है इंटरप्रेट एंड एनालाइज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स कोरिलेशन। सेकंड है कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट डाटा फ्रॉम स्कैटर डायग्राम एंड आल्सो ड्रॉ लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। और थर्ड है मेजर कोरिलेशन यूजिंग स्कैटर डायग्राम। तो इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चंस मौजूद हैं। इनमें से MCQ पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। जिस तरह से ये एक MCQ भी शामिल किया गया है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। ठीक है, जो कि SLO C04 से रिलेटेड है। ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का से रिलेटेड ये SLO है। एक्सरसाइज 12.3 की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 SLOs हैं और चारों समेटिव हैं। कैलकुलेट द रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा, use the mean and standard deviation to compare two sets of data, solve real life situations involving variance and standard deviation for group data, and apply concepts from measure of dispersion to solve real life situations। तो एक्सरसाइज 12.3 में ये जो क्वेश्चंस हैं ये चारों SLOs से रिलेटेड हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें। इनसे रिलेटेड मे बी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में शामिल किए जा सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.4 जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और इससे रिलेटेड 3 समेटिव SLOs हैं। पहला SLO है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स यूजिंग वेयर एप्रोप्रिएट सैम्पल स्पेस डायग्राम्स, पॉसिबिलिटी डायग्राम, ट्री डायग्राम एंड वेन डायग्राम। इसके अलावा सेकेंड है अप्लाई एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग इन्वॉल्विंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स such as left and right hand turns, tossing a coin, even and odd numbers on a die, winning and losing a game. और थर्ड SLO है apply the multiplication law of probability to solve problems involving independent and dependent events। So exercise 12.4 में इन्हीं 3 SLOs से related questions हैं, तो इन questions की आप यहाँ पे practice कर सकते हैं। मॉडल पेपर की बात करें तो इन SLOs से related जो C10 SLO है इससे रिलेटेड एक MCQ शामिल किया गया है और C12 जो SLO है इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs फाइनल पेपर में भी शामिल किए जा सकते हैं।
तमाम SLOs यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मोस्टली SLOs जो हैं वो समेटिव हैं। चंद SLOs हैं जो कि फॉर्मेटिव हैं, और फॉर्मेटिव SLOs में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपने सीखने होते हैं। और NBF के सिलेबस में भी मोस्टली एक्सरसाइजेज जो है वो समेटिव हैं। चंद क्वेश्चंस और चंद एक्सरसाइजेज ही हैं जो कि फॉर्मेटिव हैं और उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी साथ साथ हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो इट्स बेटर कि आप तमाम SLOs के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करें। और क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में चॉइस होती है, सो अगर आप एक या दो एक्सरसाइजेज स्किप भी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप वो एक्सरसाइजेज स्किप करें जिनमें कम SLOs कवर हो रही हैं, ताकि अगर उनमें से एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आपके पास चॉइस हो और आप उसे स्किप कर सकें। इसके अलावा मॉडल क्वेश्चन पेपर की ज़रूर प्रैक्टिस करें। हमने यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जिन SLOs में से डिज़ाइन किया गया है वो भी साथ साथ डिस्कस किया है। उन SLOs पे आप ज़्यादा जो है वो फोकस कर सकते हैं। एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।